ठीक है। अब ये किसके लिए है? कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनीज इन इट्स लिक्विडेशन। ठीक है। अगर कोई कंपनी जो बंद हो रही है, ऑब्वियसली वो कंपनी अगर बंद हो रही है तो वो अपने शेयर होल्डर को क्या देगी? या तो एसेट या कैश, कुछ ना कुछ अपने शेयर होल्डर को पे करेगी करेगी। ठीक है। तो इन दैट केस यहाँ पे दो पॉइंट होंगे, समझना इस बात को ढंग से। ठीक है। समझना, एक कंपनी है, कंपनी डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई, लिक्विडेट हो गई। लिक्विडेट होते ही अब उसके पास जो एसेट्स बची हुई है, कंपनी क्या करेगी? देखो समझना, एक कंपनी है, हम लोग मानते हैं ए लिमिटेड, उसने अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया। ठीक है। वाइंड अप करने के बाद कंपनी क्या करेगी? जो एसेट्स है, हो सकता है कि वो डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट टू लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर, मतलब अगर वो कंपनी चाहे तो वो एसेट्स डायरेक्टली अपनी लाइबिलिटीज के पेमेंट में काम में ले सकती। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कितनी ही बार कि क्रेडिटर्स को हमने स्टॉक दे दिया, तो ऐसा भी कर सकती है। और नहीं तो दूसरा, एसेट सोल्ड एंड कैश पेड टू लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर, दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है, यहां पे दोनों ही केस पॉसिबल है। कंपनी चाहे तो वो एसेट डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर को अपनी लाइबिलिटीज के पेमेंट में काम में ले सकती है, कि डेटर्स सॉरी क्रेडिटर्स को स्टॉक दे दिया, या क्रेडिटर्स को इन्वेस्टमेंट दे दी है, या शेयर होल्डर को लैंड दे दी, बिल्डिंग दे दिया, ये भी कर सकती है। और ऑन अदर हैंड, अगर वो चाहे तो उस एसेट को मार्केट में बेचकर जो पैसा आएगा, वो पैसा भी अपनी लाइबिलिटीज के पेमेंट में या शेयर होल्डर को पेमेंट में काम में ले सकती है। यहां तक समझ में आया? यस और नो? तो नेक्स्ट, तो यहां पे अब हम लोग दो केस बना के चलेंगे। ठीक है। यहां पे हमारे लिए दो केस हैं। पहला, बहुत ध्यान से समझना, इस सेक्शन के लिए हमने एक दिन लिया पूरा। सेक्शन 46(1), टैक्स ट्रीटमेंट फॉर कंपनी, टैक्स ट्रीटमेंट फॉर कंपनी। ठीक है। तो यहां पे हम लोग दो केस बना रहे हैं। केस वन, ठीक है, केस वन में यह है, कंपनी लिक्विडेशन हो गया और एसेट डायरेक्टली
डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर। कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, लिक्विडेशन के ऊपर कंपनी ने मेनली एसेट डायरेक्टली शेयर होल्डर को दे दी। एसेट किसको दे दी? डायरेक्टली शेयर होल्डर को दे दी। तो इन दैट केस अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डायरेक्टली कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो इन दैट केस इट इज नॉट treated as transfer and there will be no capital gain in the hands of company. Listen it very carefully. अगर कोई कंपनी कोई एसेट को अपने शेयर होल्डर में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इन दैट केस कंपनी के लिए किसी भी तरह का कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, कंपनी के लिए उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बट ऑन अदर हैंड, बट फॉर शेयर होल्डर there will be capital gain under section। तो इसकी कैलकुलेशन तो बाद में समझते हैं। अभी हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? कंपनी के लिए। और कंपनी के अलग शॉर्ट में याद रखूं मैं, तो अगर कंपनी के लिए बिल्कुल शॉर्ट में याद रखूं, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाऊं, तो मुझे केवल एक ही बात समझ में आई यहां से कि नो कैपिटल गेन भाई, मैं पूरी दिमाग लगाऊं नहीं, कुछ करूं नहीं, मैं तो ये ध्यान रखूं कि भाई शेयर होल्डर के लिए क्या सीन है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर कैपिटल एसेट डायरेक्टली शेयर होल्डर को दी है तो कंपनी के लिए कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। आ गया समझ में? यस और नो? If there is any doubt, raise your hand. Okay, done. नेक्स्ट, ये कौन सा था? केस 1, केस 2। कंपनी कंपनी को बदले में क्या मिला उर्वी? इन इन दिस सिचुएशन अगर लॉजिकली देखो, चलो ठीक है, यहां समझना, कंपनी ने वो एसेट डायरेक्टली शेयर होल्डर को दे दी, ठीक है। एक सही क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपनी के लिए कैपिटल गेन क्यों नहीं होगा? अब फेयर क्वेश्चन तो इसका आंसर समझना। रीजन क्या होगा? देखो, कंपनी ने एसेट दी, बट बदले में कंपनी को क्या मिला? यहां पे कंपनी ने अपनी एसेट तो दी शेयर होल्डर को, बदले में कंपनी को क्या मिला? प्रैक्टिकली नथिंग, कुछ मिला ही नहीं है, कुछ मिला नहीं, दैट मीन्स नो कंसिडरेशन। सो
नो कैपिटल गेन फॉर कंपनी। देखो कंपनी ने अपनी एसेट दे दी, फॉर एग्जांपल आप उस कंपनी में उर्वी शेयर होल्डर हो, ठीक है, ओके। अब कंपनी बंद हो गई तो कंपनी आपको एसेट दे रही है, तो उसके बदले कंपनी ले क्या रही, कंपनी को कुछ मिल थोड़ी ना रहा है, क्योंकि कंपनी तो बंद हो चुकी है। मानते हैं एक तरह से ये हो सकता है कि आपके पास जैसे उस कंपनी के 10,000 शेयर्स थे, उन 10,000 शेयर्स के बदले में आपको एसेट मिली है। सुनना बात को ना, ढंग से सुनना। उस कंपनी के आपके पास में 1,000 शेयर्स थे, तो वी कैन से कि उन 1,000 शेयर्स के बदले में आपको एसेट मिली है, फेयर है। बट कंपनी को 1,000 शेयर्स थोड़ी ना मिले, क्योंकि कंपनी तो बंद हो गई ना, वो शेयर्स तो खत्म हो गए, वो शेयर्स की कोई वैल्यू थोड़ी ना है। अगर कंपनी रनिंग कंपनी होती तो हम लोग ये मानते चलो हमने शेयर्स दिए हैं और वहां से हमें क्या मिल गए, कैश या एसेट मिल गई, बट ऐसा नहीं हुआ ना। तो कंपनी ने एसेट तो दी, पर उसके बदले कंपनी को कोई कंसिडरेशन कुछ भी नहीं मिला, और जब कंपनी को कुछ मिला नहीं, देन वो कैपिटल गेन कैलकुलेट क्यों करेगी। ओके, गॉट इट उर्वी? हाँ, शेयर होल्डर को तो एसेट दे दी ना अपन ने, पर कंपनी को रिटर्न में क्या मिला। मैंने अपने शेयर होल्डर को एसेट दी, पर मुझे बदले में क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैंने शेयर होल्डर को एसेट क्यों दी, क्योंकि वो मेरी कंपनी में पैसा लगा के बैठे थे, अब मैं उनको उनका पैसा तो लौटा नहीं सकता था, तो उसके बदले में मैंने उनको क्या दे दी, एसेट दे दी। तो कंपनी को रिटर्न में कुछ मिला नहीं ना, ठीक है। चलो चलो, दूसरा पॉइंट, कंपनी लिक्विडेशन। फिर कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने क्या करा, एसेट सोल्ड इन मार्केट एंड कैश कलेक्टेड। ठीक है, कैश से जो भी चीज मिल सकती थी वो कलेक्ट कर ली, एंड देन मेड पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। मार्केट में एसेट को सेल किया, कैश कलेक्ट कर ली, एंड देन पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स। तो इन दैट केस यहां पे दो सिचुएशन क्रिएट हो गई। कंपनी दो ट्रांजेक्शन करें, पहला एसेट सेल करी मार्केट में, तो एसेट सेल करी, ये हो गया पहली सिचुएशन। ठीक है, एसेट मार्केट में सेल करना, ये फर्स्ट सिचुएशन है। तो यहां पे देखो, अब कंपनी प्रैक्टिकल देखो, देखो एक नॉर्मल सिचुएशन है, मार्केट में एसेट बेच रही है, तो मार्केट में एसेट बेच रही है तो there will be capital gain for company and calculation will be as usual। तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी एसेट्स बेची है, मार्केट में पैसा आया है, पहले हमने कैपिटल गेन की कैलकुलेशन क्यों नहीं की, क्योंकि कंपनी ने डायरेक्ट अपने शेयर होल्डर को एसेट दे दी। मैंने अपने शेयर होल्डर को एसेट दी, पर बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए इसलिए मैं यहां पे कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं कर पाया। बट इस सिचुएशन में मैंने एसेट को मार्केट में बेचा है, मेरे पास पैसा आ गया है,
अब पैसा आया, मैंने एसेट बेची एक नॉर्मल तरीके से, तो इन दैट केस एक नॉर्मल कैलकुलेशन होगी कैपिटल गेन की, बिल्कुल नॉर्मल जैसा आप करते हो, सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ परचेज है, जो भी है। आई बात समझ में? ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, शेयर होल्डर पेमेंट करने पे, अब शेयर होल्डर को पेमेंट करने से कोई फर्क थोड़ा, किसी को पेमेंट करना कोई सेल या ट्रांसफर थोड़ा है। तो देखो, ऐसी सिचुएशन में कंपनी के लिए तो कोई कैलकुलेशन होगी ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं होगी किसी भी तरह की। बट शेयर होल्डर के लिए कैपिटल गेन होगा अंडर सेक्शन 46(2). ठीक है। तो देखो, यहां पे दो केस हो गए। केस वन के अंदर अगर कंपनी अगर कंपनी एसेट को डायरेक्ट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है। बट अगर कंपनी उस एसेट को मार्केट में बेचती है, उर्वी सेक्शन 46(2) हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी केवल 46(1) देखो। 46(2) हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, 46(2) में हम लोग देखेंगे अभी। अभी केवल 46(1) पे फोकस करो। शेयर होल्डर के लिए क्या होगा वो हम लोग बाद में देखते हैं, पहले कंपनी के लिए क्या हो रहा है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। ओके। ओके। उर्वी, पहले हम लोग केवल कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू, हमने क्या लिखा अभी तक, सेक्शन कौन सा ले रहे हैं हम लोग, 46(1), और ये कैपिटल गेन शेड्यूल किस में होगा, 46(2) में। तो अभी हम लोग केवल 46(1) समझ रहे हैं, 46(2) में कैलकुलेशन कैसे होगी वो बाद में देखेंगे। ठीक है। तो देखो, यहां पे पॉइंट क्या हो गया, यहां पे पॉइंट क्या हो गया, सबसे पहले केस ए में, केस वन में कंपनी अगर अपने शेयरहोल्डर डायरेक्ट कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उनके लिए कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, जस्ट बिकॉज उनको कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है। बट ऑन अदर हैंड, अगर कंपनी वो एसेट मार्केट में बेचती है और कैश कलेक्ट कर लेती है, तो अब बेसिकली कंपनी ने नॉर्मली सेल की है तो कंपनी को कैपिटल गेन होगा। बट अपने शेयरहोल्डर को पेमेंट करने पे कंपनी को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो कैलकुलेशन शेयरहोल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, ये हमारी कंपनी है, ये उसका लिक्विडेशन हो रहा है, और कैपिटल इनकी कैलकुलेशन हो रही है, पार्टी नहीं हो रही है। देखो, थोड़ा अच्छा जोक नहीं था, येट यू हैव टू लाफ। चलो नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है 46(2). ठीक है। 46(2) में क्या है, कैलकुलेशन फॉर शेयर होल्डर। तो देखो, एक शेयर होल्डर है, ठीक है, यहां पे एक शेयर होल्डर है, रौनक जी। ठीक है। अब हुआ क्या, इनके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं। ठीक है।
यहाँ पे एक शेयर होल्डर है रौनक जी, जिनके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, ठीक है। कंपनी नाम ले लो, RJ150 लिमिटेड। सॉरी, ये तो इन्हीं की कंपनी हो गई, ठीक है। कोई भी नाम ले लो, AB लिमिटेड के इनके पास शेयर्स पड़े हैं। अब AB लिमिटेड का क्या हो गया, लिक्विडेशन। अब पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना, हम लोग शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखना हुआ क्या, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, तो कंपनी ने इन शेयर्स के बदले में रौनक जी को या तो एसेट दी होगी या कैश दिया होगा। या तो रौनक जी को क्या मिल गई होगी, डायरेक्ट एसेट मिल गई होगी, या रौनक जी को क्या मिल गया होगा, कैश, ठीक है। और रौनक जी ने ये शेयर्स जो थे, वो शेयर्स ऑटोमेटिक क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कैंसिल क्यों हो गए, क्योंकि कंपनी बंद हो चुकी है। वो कंपनी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तो रौनक जी को प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली अगर मैं ढंग से यहां लिखूं, रौनक जी को रौनक जी गॉट सम एसेट्स और कैश फॉर हिज शेयर्स इन द कंपनी। रौनक जी ने उस कंपनी में शेयर्स वगैरह एक्वायर्ड कर रखे थे। अब उसके बदले में, अब प्रैक्टिकली क्या हुआ, रौनक जी को रौनक जी को रौनक जी को शेयर्स के बदले में एसेट मिली है, और अब वो शेयर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब रौनक जी ने जो शेयर्स खरीद रखे थे, उन शेयर्स के बदले में कंपनी उनको एसेट दे रही है। अब पंकज जी को या दूसरे को तो एसेट नहीं मिल रही, केवल रौनक जी को मिल रही है, क्योंकि रौनक जी उसमें क्या है, शेयर होल्डर है, और शेयर्स के बदले में उनको वो चीज मिल रही है। तो एक तरह से शेयर्स क्या होता है, शेयर्स कैपिटल एसेट है, और उसके बदले में कैश या एसेट रिसीव हो रही है, तो हम उसको क्या मानेंगे, शेयर्स का ट्रांसफर मानेंगे। हम लोग ये मानेंगे कि शेयर्स के बदले में, मतलब शेयर्स दिए, उन शेयर्स के बदले में रौनक जी को एसेट मिल गई, तो एक तरह से शेयर्स सेल हो चुके हैं। आई बात समझे। अब किसी का क्वेश्चन ये आएगा कि अगर रौनक जी शेयर्स दे रहे तो कंपनी को शेयर्स मिले होंगे, फिर आपने यहाँ पे क्यों लिखा कि कंपनी को कुछ नहीं मिला है। अगर किसी का क्वेश्चन आए कि यार आप बोल रहे हो कि रौनक जी ने शेयर्स बेचे हैं, तो शेयर्स बेचे तो कंपनी को शेयर्स मिले हैं ना अपनी एसेट के बदले में। पर समझो इस बात को, मैंने यहाँ पे बोला है कि मानेंगे, पर प्रैक्टिकली यहाँ वर्ड क्या लिखा है, यहाँ पे वर्ड क्या है, कैंसल वर्ड है। मतलब शेयर्स किसी को मिले नहीं है, कंपनी बंद हो गई, तो उस बंद कंपनी के शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, बंद कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, कंपनी नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो
आप उसकी वैल्यू निकाल भी कैसे सकते हो? तो वो शेयर्स कैंसिल हुए, ना कि कंपनी के पास गए हैं। वो शेयर्स रौनक जी के पास ही थे, पड़े पड़े कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि वो कंपनी बंद हो चुकी है। अब उन शेयर्स को, उन जो शेयर्स के सर्टिफिकेट्स होंगे वो होंगे, वो सर्टिफिकेट जला के खत्म कर दे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हमारे 1500 के नोट्स थे। आई बात समझ में? 1500 के नोट अगर अभी किसी के पास पड़े हों तो वो क्या वैल्यूएबल है? नहीं। तो वैसे ही ये शेयर्स अगर रौनक जी अपने पास होल्ड भी करते हैं तो कोई वैल्यू थोड़ी ना मिलेगी इनकी। तो रौनक जी के शेयर्स तो कैंसिल हो गए, इसके बदले में एसेट मिल गई। दैट मीन्स एक तरह से मैंने इसको सेल मानना है, ना कि हुई है। आई बात समझ में? तो इसकी कैलकुलेशन, दोनों की कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देख रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें जिसमें इन दोनों की कैलकुलेशन समझ लेंगे एक बार। ठीक है?